सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS कक्षा 10 और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10 में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी नामक विषय दे रखा है, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी, इस विषय के चैप्टर नंबर 4 पर हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 पर चर्चा की थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जब आप आगे का पार्ट पढ़ते हो तो पिछले पार्ट से वो आगे का पार्ट लिंक होता है। तो अणु है, परमाणु है, हमने उसके बारे में पिछले पार्ट में पढ़ा और वही चीज़ें अब इस पार्ट में भी आएगी। तो ज़रूरी है कि आप पिछले पार्ट को पढ़ें, ताकि आगे के पार्ट से संबंधित, उसी से संबंधित वो आगे का पार्ट चैप्टर दिया हुआ होता है, उसमें कुछ टर्म्स ऐसे आते हैं जो पिछले पार्ट से संबंधित होते हैं। तो ज़रूरी है कि आपको पिछला पार्ट भी अच्छे से देखना है, ठीक है। तो आज इस पार्ट में हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण, कि किस तरह से वस्तुओं के अंदर रासायनिक प्रक्रियाएँ होती है, अभिक्रियाएँ होती है, उसमें किस तरह से उसमें चेंज होता है और वो किस नए पदार्थ के रूप में वो बनता है। तो कुछ परिवर्तन भौतिक होते हैं, कुछ अभौतिक परिवर्तन होते हैं, यानी कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, है ना। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है, ठीक है। इसके अलावा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, किस तरह के रासायनिक समीकरण हम बना सकते हैं, कौन सी वस्तु का रासायनिक समीकरण कैसे बनता है, ठीक है। ये सारी हम इस पाठ के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो पढ़ते हैं इस चैप्टर को। हम अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन के विभिन्न प्रकारों का अनुभव करते हैं। तो हमने पता है कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि स्थायी रूप में होते हैं, यानी एक बार अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो गया तो वापस उसको उसके मूल रूप में नहीं ला जा सकता। जैसे कि मान लो, अगर आपने दूध को जमा दिया, उसमें दूध में थोड़ा सा दही डाला और दही से उस दूध को जमाने के बाद दूध से दही बन गया, तो दही से वापस हम दूध में उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हो गया, ये स्थायी परिवर्तन होता है। इसी प्रकार कुछ परिवर्तन होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं, यानी कि अगर उसको हमने किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तन किया तो वापस उसके मूल रूप में हम उसको ला सकते हैं। जैसे कि मानो कि अगर आपने पानी से बर्फ़ बना दिया, ठीक है, तो बर्फ़ से वापस आप उसको पानी में परिवर्तित कर सकते हो। तो ये उसके अस्थायी परिवर्तन हो गया, जिसको कि भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो ये दो चीज़ें टर्म्स आपको याद रखना है कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, और उसका एक एक उदाहरण याद रखना। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया दही और भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया बर्फ, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है, यानी एक बार परिवर्तन हो गया उसके बाद उसमें उसको दोबारा उसके पहले वाले रूप में उसको नहीं लाया जा सकता। और भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, तो एक बार उसमें अगर परिवर्तन हो भी जाता है तो वापस वो अपने मूल रूप में, पहले वाले रूप में आ जाता है। तो हम अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन के विभिन्न प्रकारों का अनुभव करते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन बहुत ही साधारण है और अस्थायी प्रकृति के हैं। इनमें से कुछ वास्तव में जटिल और स्थायी प्रकृति के हैं। उदाहरण के लिए, जब तुम एक लोहे की छड़ गर्म करते हो तो वह गर्म लाल हो जाती है और ठंडा होने पर वह अपने मूल रूप में आ जाती है। मूल रूप यानी वापस वो अपने लोहे के ही रूप में आ जाती है। तो आपने कई बार लोहारों को देखा होगा, कुछ लोहे को जड़ को गर्म करते हुए देखा होगा। तो जब उसको गर्म कर देते, बहुत ज़्यादा तापमान पर उसको गर्म करते हैं, तो वो एकदम लाल हो जाती है छड़, ठीक है। लेकिन जब वापस उसको ठंडा करते हैं तो वही लोहे की छड़ वापस अपने मूल रूप में, यानी लोहे जैसे ही रंग में वो आ जाती है। इसी प्रकार जब बर्फ़ एक गिलास में रखी होने पर हवा के संपर्क में आती है, तब पिघलकर पानी में परिवर्तित हो जाती है और फ्रीज में रखने पर फिर बर्फ़ में बदल जाती है। इस प्रकार ये एक अस्थायी परिवर्तन है ना, ये स्थायी परिवर्तन नहीं है और पदार्थ अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। तो आपको ध्यान रखना है भौतिक परिवर्तन क्या होता है। आप अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी किताब के अंदर कि भौतिक परिवर्तन क्या है। हालांकि जब चावल को पकाते हैं तब वह एक विभिन्न प्रकार के रूप में बदल जाता है, जिसे हम भात के नाम से जानते हैं। भात से हम चावल प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार एक बार दही में परिवर्तित दूध को वापस दूध में नहीं बदल सकते। इस तरह के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आपको ये भी रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा भी ध्यान रखनी है और भौतिक परिवर्तन की परिभाषा ध्यान रखनी है और इसके उदाहरण भी ध्यान रखना है कि इन दोनों के लिए क्या क्या उदाहरण इस किताब में दे रखा है। तो आप अंडरलाइन इसको कर लीजिए। तो रासायनिक परिवर्तन जो एक प्रकार स्थायी परिवर्तन होता है, एक बार वो परिवर्तन हो गया तो उसको मूल रूप में नहीं लाया जा सकता। जैसे कि दूध से दही जमाना, तो दही से वापस वो दूध में नहीं आएगा। और भौतिक परिवर्तन जो अस्थायी होता है, जो एक बार परिवर्तन अगर हो गया तो वापस वो अपने मूल रूप में, पहले वाले रूप में आ सकता है। जैसे कि बर्फ़ से पानी बनना, पानी से वापस बर्फ़ बनना। ये परिवर्तन स्थायी प्रकृति के होते हैं। कौन से परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन प्रकृति यानी स्थायी प्रकृति यानी इसका स्वभाव है कि वो एक बार परिवर्तन हो गया तो वैसा ही रहेगा। अब दूध से दही बन गया तो दही ही रहेगा, वो वापस दूध में परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप उसको कहीं भी रखो, किसी भी स्थिति में रखो। और हमारे दैनिक जीवन में अभिन्न अंग है। तो इस तरह के परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन के अभिन्न अंग
अंग है? अरे जब वो दूध से दही बना तो हमारे दही हमारे खाने के काम में आता है। अगर वो दूध से दही नहीं बन पाता तो क्या कैसे हम दही का उपयोग कर पाते, है ना? तो ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं इस तरह के परिवर्तन। तो ये बड़ी संख्या में होते हैं और हमारे जीवन के विभिन्न अंग होते हैं। इस तरह के परिवर्तन बड़ी संख्या है, परिवर्तन की बड़ी संख्या है और हम उन्हें उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में रख सकते हैं। इनको रासायनिक समीकरण के में भी व्यक्त किया जा सकता है, जिसके द्वारा हम उनकी सारी जानकारी कुछ की संक्षेप में बता सकते हैं। उनको हम रासायनिक समीकरण के द्वारा भी व्यक्त करते हैं, कुछ रासायनिक सूत्रों के द्वारा भी हम बता सकते हैं, ताकि उनको संक्षेप में शॉर्ट में हम उसके बारे में टर्म्स को बता सकें। इसके अलावा रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में रख सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है, ये भी हम सीखेंगे इस चैप्टर में। रासायनिक परिवर्तनों की गुणात्मक व मात्रात्मक जानकारी मिल जाती है, तो हमें पता चलता है कि इसमें जो रासायनिक परिवर्तन हुआ है उसमें कितना मात्रा किन पदार्थों की थी। इस पार्ट में हम रासायनिक समीकरण लिखने व उसके संतुलन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन करेंगे। इस पाठ को पढ़ने के पश्चात अब इस पाठ के मुख्य उद्देश्य क्या है, वो है सरल रासायनिक समीकरण लिखना व उसका संतुलन करना जान सकेंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखे है, उसका संतुलन करना कैसे उसका संतुलन कर सकते हैं। तो देखो, कुछ समीकरण आवेश के आधार पर कुछ सूत्र बनाना, है ना, वस्तु के, वो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, किस तरह से आवेश के आधार पर आयन और आवेश को हम रखकर उसके सूत्र बना सकते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व समझ सकेंगे। उपयुक्त विभिन्न अभिकारकों और उत्पादों की मात्रा का तथा उनके मोल, द्रव्यमान और उनके आयतन का आपस में संबंध बता सकेंगे। तो ये उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अगला है रासायनिक अभिक्रियाओं को संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन के रूप में वर्गीकृत कर सकेंगे और ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं, है ना, रिडॉक्स अभिक्रियाओं को परिभाषित कर सकेंगे कि यानी उपचयन यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या है, अपचयन की अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में हम जान सकेंगे तथा इनका जंग लगने, विकृत गंधिता होने और दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं के साथ संबंध दिखा सकेंगे। अब पहला पॉइंट है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के बारे में हम जानेंगे। आपने अपने परिवेश और दैनिक जीवन में बहुत से रासायनिक परिवर्तनों को देखा है। हम देखते हैं कि बहुत से रासायनिक परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन में होता है। आप इन रासायनिक परिवर्तनों को कुछ गतिविधियों से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण किस तरह के होते हैं, ये कुछ गतिविधि, कुछ क्रियाकलाप यहाँ पर दे रखा है, वो हमें अच्छे से समझना है, पढ़ना है। देखो, एक 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन ले। देखो, मैग्नीशियम रिबन आता है इस तरह का, है ना, ये जो रिबन है इस तरह से रिबन आता है, तो उसको 2 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। इसे रेगमाल से एक टुकड़े से साफ करें। इसे टांग से मजबूती से पकड़े। टांग यानी कि जो पकड़ने की होती है, जो सिंडासी वगैरह, चिमटा वगैरह है, उससे, जैसे यहाँ से देखो पकड़ रखा है, इसको मजबूती से इस रिबन को पकड़े। इसे स्प्रिट लैंप या बर्नर के ऊपर तब तक रखें जब तक वह जलता नहीं। तो इसको कहाँ रखना है, ये देखो, ये लैंप पर रख रखा है ना, तो कोई भी बर्नर पर उसको रखा, किसी लैंप पर उसको रखा, है ना, यहाँ तो लैंप पर नहीं रख रहा है, उसको जलता हुआ बताया गया है। तो किसी बर्नर या किसी लैंप के ऊपर, किसी मोमबत्ती के ऊपर, जलती हुई मोमबत्ती के पास उसको लेके जाओगे उस रिबन को, और उसको तब तक उसके ऊपर रखना है, जलती हुई पर, तब तक कि वो खुद ना जलने लग जाए। कौन? मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन जब जलने लग जाए तो तब तक रखना जब तक कि वो खुद नहीं जलता। रिबन को अपनी आंखों से जितना दूर रख सकते रखें, है ना। अब आपने क्या प्रक्षेपण किया, यानी आपने फिर क्या देखा, जब वो जलता है तो आपने क्या देखा, मैग्नीशियम रिबन चमकीले प्रकाश के साथ जलता है। तो हम ये देखते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो एक चमकीले प्रकाश के साथ जलता है और अत्यधिक ऊष्मा निकालता है, बहुत ही गर्मी वो निकालता है, तो बहुत गर्मी निकलती है। ये बहुत जल्दी सफ़ेद रंग के पदार्थ में बदल जाता है, तो जो उसकी राख होगी वो कैसी होगी, सफ़ेद रंग के पदार्थ में होगी। इस तरह से बता रखा है। देखो, ये टांग है पकड़ने की, ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन का जलना, है ना, तो बहुत ही चमकीले जलन के, मतलब बहुत ही चमकीले चमक के साथ वो जलेगा, और साथ में ही उसके जो छोटे छोटे कण जो राख के रूप में गिरेगे उस बाउल के अंदर गिर रहे हैं। ये चाइनीज डिश है, यानी कि बाउल है, उसमें गिर रहे हैं। तो ये मैग्नीशियम के कण हैं जो सफ़ेद पदार्थ के रूप में होती है। तो MgO ये मैग्नीशियम का क्या है, सूत्र है। तो MgO का सफ़ेद चूर्ण, यानी किसका, मैग्नीशियम का सफ़ेद चूर्ण। क्योंकि जब मैग्नीशियम जलता है तो जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो Mg तो मैग्नीशियम का है और मैग्नीशियम ऑक्साइड वो बनाता है, क्योंकि जलने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। हमें देखा कि हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन है, जब हम कोई पदार्थ जलाते हैं तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती ही है, बिना ऑक्सीजन के तो वो जलेगा ही नहीं। ठीक है, मान लो आपने एक दीपक भी जलाया, तो दीपक जलाने के लिए भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना, बिना ऑक्सीजन के वो पदार्थ नहीं
जलेगा तो ऑक्सीजन जलने के अंदर विशेष सहायता प्रदान करती है। आप एक दीपक जला के रखिए और उसके ऊपर आप उल्टी कटोरी रख दीजिए, कटोरी रखते हुए दीपक क्या हो जाता है, बुझ जाता है। क्यों बुझेगा? क्योंकि उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए MgO हो गया। तो MgO, इसका सफ़ेद चूर्ण का नाम MgO रखा है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड वो में परिवर्तन वो हो जाता है। तो ये मैग्नीशियम रिबन का जलना बताया गया है। अब एक शंकुआकार फ्लास्क में या एक टेस्ट ट्यूब में कुछ जस्ता के बारीक टुकड़े ले। अब ये दूसरा प्रयोग बताया गया है कि एक शंकुआकार फ्लास्क में या एक टेस्ट ट्यूब में कुछ जस्ता के बारीक टुकड़े ले। तो जस्ते होते हैं उससे कुछ बारीक टुकड़े हम लेंगे, इसमें सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। आप पाएंगे कि टेस्ट ट्यूब में गैस बाहर निकल रही है। तो उसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब होता है, ट्यूब होती है छोटी सी प्रयोग करने के लिए, है ना, तो उसके अंदर हम क्या डालेंगे, जस्ते के बारीक टुकड़े डालेंगे और उसी के अंदर सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम डालेंगे। जब हम डालते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके अंदर कुछ जो है गैसें बाहर निकलने लग जाती है। ये अभिक्रिया होती है, क्रिया होती है, कुछ गैस बाहर निकलती है। और यदि फ्लास्क में पेंदे को छुए तो पाएंगे कि वह काफ़ी गर्म हो गया। तो जो वो फ्लास्क है या जो टेस्ट ट्यूब है ना, उसके अगर हम पेंदे को छू के देखेंगे हाथ से तो वो बहुत गर्म हो जाता है। इसी तरह की कई और गतिविधियाँ प्रयोगशाला में या गतिविधि भवन में प्रदर्शित की जा सकती है। तो अब देखो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक परिवर्तनों का वर्णन अब सूत्रों के माध्यम से कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत सरल बनाने के लिए सूत्र बनाए रखे हैं। तो देखो ऊपर बताए गए, तो ये है रासायनिक परिवर्तनों का वर्णन कैसे हो। तो ऊपर बताए गए दो अभिक्रियाओं का शब्दों में वर्णन निम्न अनुसार किया जा सकता है। तो अब उसको हम शब्द में वर्णन यानी एक सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखो Mg यानी मैग्नीशियम और O2 यानी ऑक्साइड। तो ऑक्साइड का सूत्र क्या है, O2, और मैग्नीशियम का सूत्र क्या है, Mg। ये दोनों में अभिक्रिया यानी कि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ क्रियाएं हो रही है, कुछ परिवर्तन दोनों में हो रहा है। ठीक है, ये जब क्रियाएं होती है तो क्रिया होने के बाद में कुछ नया उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, अभिक्रिया मतलब अभिकारक मतलब वो पदार्थ जिसके अंदर आपस में कुछ क्या होता है, कुछ परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है ना। तो वो पदार्थ जिसमें आपस में क्रिया करने से कुछ परिवर्तन होता है, परिवर्तन करने के बाद कुछ नया पदार्थ निकल के आता है, उसको हम उत्पाद कहते हैं, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये अभिकारक हो गया। अभिकारक यानी कि जो पदार्थ जिसके अंदर आपस में क्रिया हुई, आपस में परिवर्तन होता है और फिर रासायनिक परिवर्तन के बाद में, है ना, अब इनमें जो परिवर्तन होगा, आपस में जो क्रियाएं होगी, उसके बाद में कुछ नया उत्पाद, कुछ नया परिणाम निकल के आएगा, वो होएगा उत्पादन। तो इनमें अभिक्रिया होने के बाद में यानी Mg यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड का सूत्र क्या है, O2 है ना, और Mg का मैग्नीशियम का Mg है। तो O2 यानी कि इसमें दो परमाणु हैं, किसके, ऑक्सीजन के, और है ना मैग्नीशियम के तो एक एक ही है। इन दोनों में जब क्रिया होती है तब ये MgO निकल कर सामने आता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का उत्पाद होता है। अब अगला उदाहरण देखते हैं हम, है ना, जिंक, है ना, जिंक प्लस डिल SO4 डिल H2SO4 यानी कि जिंक प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जिंक के अंदर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाएंगे तो ये मिलाने के बाद में क्या निकलेगा, जिंक सल्फेट। ये अलग हो गया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन इसमें निकलेगा। यानी कि जब उसको गर्म करेंगे तो कुछ वो उसके अंदर गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन H2O गैस के रूप में निकलेगी। ठीक है, तो ये गैस निकलती है, साथ में वो पेंदा गर्म हो जाता है। हमने उस परख नली के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हम जिंक को डालेंगे तो उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाएंगे। दोनों में जब क्रियाएं होगी तो क्रिया होने के बाद हम देखते हैं कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन के रूप में वो दिखाई देता है। तो एक पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, तो एक पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है वह अभिकारक कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है और आपको भी अपने बुक में हाईलाइट कर लेना है। तो एक पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाता है और इस रासायनिक परिवर्तन के परिणाम को उत्पाद कहा जाता है। तो ये जो रासायनिक परिवर्तन हुआ उसके बाद में जो नया प्रोडक्ट बन के आया उसको उत्पाद कहा जाता है। तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। प्रथम अभिक्रिया में मैग्नीशियम व ऑक्सीजन में रासायनिक परिवर्तन होता है। तो पहली क्रिया हम देखते हैं, तो जिसके अंदर ये मैग्नीशियम, ठीक है, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में क्या होता है, अभिक्रिया होती है और उससे नया उत्पाद कौन सा बनता है, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो प्रथम अभिक्रिया में मैग्नीशियम व ऑक्साइड में रासायनिक परिवर्तन होता है, अतः वे अभिकारक है। तो ये क्या कहलाए, अभिकारक कहलाए। द्वितीय अभिक्रिया में जिंक व तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अभिकारक पदार्थ है। इसी प्रकार प्रथम अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसलिए वह उत्पाद है। तो ये अभिकारक कहलाए, ये लिखा हुआ भी है देखिए। तो ये हो गए अभिकारक, ये क्या कहलाएंगे,
ये अभिकारक कहलाएंगे और ये उत्पाद कहलाएंगे। यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में अभिक्रिया होगी तो उसके बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो ये उत्पाद इसका कहलाया और ये अभिक्रिया कहलाया। अभिकारक ये कहलाते हैं। दूसरी अभिक्रिया में जिंक सल्फेट व हाइड्रोजन नए पदार्थ बनते हैं, इसलिए उत्पाद हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को बाएं हाथ की ओर तथा उत्पाद को दाएं हाथ की तरफ लिखते हैं। तो देखो, जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिकारक है, जो भी पदार्थ है, उनको बाएं हाथ की तरफ, ये देखो ये अभिकारकों को कहाँ लिखा गया है, बाएं हाथ की तरफ लिखा गया है, ठीक है। और जो उत्पाद होता है उसको कहाँ लिखा जाता है, एरो का लगा के, उसको एरो का चिन्ह लगा के उसको हम जो है दाईं तरफ लिखते हैं। तो ये उत्पाद कहाँ लिखा जाता है, दाईं तरफ। ये आपको ध्यान रखना है कि अभिकारक को किस तरफ लिखोगे और उत्पाद तो किस तरफ लिखोगे। तो ये तो अभिकारक है और ये उत्पाद है। अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को तीर के माध्यम से दिखाया जाता है। जब एक से अधिक अभिकारक अथवा एक से अधिक उत्पाद हो तो उसके मध्य जोड़ के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब तो देखो कर रखा है, एक से अधिक अभिकारक है ना, कि यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस कौन बोला, ऑक्सीजन। तो ये एक से अधिक अभिकारक हो गए। तो एक से अधिक अभिकारक हो गए तो बीच में किसका निशान लगाया जाएगा, प्लस का निशान लगाया जाएगा। ये देखो प्लस का निशान इसमें लगा रखा है। तो ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। इन दोनों को साथ जब अभिक्रिया की जाती है, दोनों के साथ में जो परिवर्तन होता है इन अभिकारकों के साथ में, तो क्या बन के निकलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के निकलता है। अब है एक रासायनिक समीकरण का लिखना। अब एक रासायनिक समीकरण कैसे लिखें, यानी कि दोनों तरफ अणुओं की संख्या समान कैसे हो, तो वो एक संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो रासायनिक समीकरण हम किस तरह से लिखें, क्या रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने का कोई छोटा तरीका है। तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो इस रासायनिक परिवर्तन को लिखने का कोई सूत्र है, कोई समीकरण है, तो हम देखेंगे कि इसका कोई और छोटा तरीका है क्या। तो छोटा तरीका क्या होता है वो हम देखते हैं। तो हाँ, ये रासायनिक समीकरण के द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो रासायनिक समीकरण के द्वारा हम इस क्रिया को कर सकते हैं, इसको और छोटे रूप में हम लिख सकते हैं। एक रासायनिक समीकरण दो शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके अधिक संक्षिप्त उपयोगी बनाया जा सकता है। तो एक रासायनिक समीकरण को दो शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करें। हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिखने के स्थान पर हम Mg+O2 लिखें, ठीक है। इनके रासायनिक सूत्र लिख दें। तो शब्दों में लिखने के स्थान पर हम क्या करेंगे, इनके सूत्रों को लिखें और अधिक संक्षिप्त उपयोगी हम बना सकते हैं। तो ये संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में बन गया। एक तो हम शब्द लिखेंगे, बहुत बड़े बड़े शब्द होते हैं रासायनों के, तो उसको हम इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखने के बजाय हम उसको सूत्रों के रूप में लिख देंगे। तो अब ऐसे सूत्रों में लिखेंगे तो वो बहुत ही संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। एक यौगिक को रासायनिक सूत्र की मदद से प्रदर्शित करने का तरीका आप पहले ही सीख चुके हैं। तो हमने पिछले पार्ट में रासायनिक सूत्र से हम कैसे उसको लिखें, तो हमने पहले इस यौगिकों के बारे में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। तो आप उस पार्ट को पढ़िएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। एक यौगिक को रासायनिक सूत्र, तो हमने रासायनिक सूत्र देखे थे कि हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आयरन का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना, और इस तरह से ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है, वो सब हमने पिछले एक सारणी बनी हुई थी, सारणी में हमने देखा था। तो एक यौगिक को रासायनिक सूत्र की मदद से प्रदर्शित करने का तरीका आप पहले ही सीख चुके हैं। अब यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन व मैग्नीशियम ऑक्साइड को सूत्रों के द्वारा प्रतिस्थापित करें तो हम पाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम है और ये ऑक्साइड है, उसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो हम क्या पाएंगे, हम इस तरह से समीकरण को प्राप्त करेंगे। ये हमारा समीकरण बन के सामने आएगा। इसी प्रकार समीकरण 2, यानी अब समीकरण 2 में सूत्रों के द्वारा शब्दों का प्रतिस्थापित करने पर हम प्राप्त करते हैं। तो जो समीकरण 2 हुआ कौन सा वाला, ये वाला समीकरण है ना। तो ये हमारा समीकरण ये हो गया, स्टार्टिंग वाला समीकरण ही हम लिखेंगे, ठीक है। इसी बार समीकरण 2 का ये हो गया, सिर्फ इसी को हम लिखेंगे, ये शब्द का नहीं लिखेंगे। ये शब्द को लिखना तो बहुत बड़ा समीकरण हो जाएगा, सूत्रों के माध्यम से लिखा जाएगा। ये सूत्रों के माध्यम से लिखा हुआ है ताकि वो संक्षिप्त में छोटे रूप में लिखा जाए। तो इसी प्रकार जिंक है, तंतु है ना, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ये जिंक है, ये हाइड्रोजन जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये क्या बन के निकल के सामने आया, ये सल्फ्यूरिक अम्ल निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन अलग हो गया और ये जिंक सल्फ्यूरिक हो गया। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है, अभिकारक में मौजूद परमाणु की संख्या उत्पाद में मौजूद परमाणु की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो हमने द्रव्य संरक्षण नियम हमने पिछले पाठ में पढ़ा था। ये संरक्षण नियम क्या कहता है, द्रव्य संरक्षण नियम क्या कहता है कि जो अभिकारक में मौजूद परमाणु की संख्या होती है, यानी यहाँ पर जो परमाणु की संख्या है, जैसे कि Mg कितनी है, 1 है, और O कितने हैं, 2 है, तो यही परमाणु की संख्या कहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए। तो वो उत्पाद में भी उतने ही परमाणु की संख्या के बराबर होना चाहिए। आइए हम रासायनिक समीकरण 3 व 4 के दोनों ओर बाएं और दाएं के परमाणु की संख्या की गिनती
करें तो हम ये रासायनिक समीकरण यानी ये 3 और 4 दे रखा है, यानी कि उसको हम देखेंगे कि क्या ये वास्तव में संतुलित है, क्या इसके दाईं ओर और बाईं ओर जो परमाणु संख्या दे रखी है क्या वो समान है, वो हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो मैग्नीशियम है और ऑक्साइड है इसके अंदर यहाँ पर तो क्या है, यानी मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के कितने परमाणु है, 1 परमाणु है, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2 परमाणु है। देखो Mg का तो 1 परमाणु है ना, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2 है, तो ये 2 परमाणु हो गए हैं। अब हम यहाँ देखते हैं तो क्या ये समान है क्या, तो यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 परमाणु बता रखे हैं और ऑक्सीजन के कितने बता रखे हैं, 2 परमाणु बता रखे हैं। 2 MgO है तो हम पास में इसको 2 MgO लिखा हो तो मैग्नीशियम के कितने हो गए, 2 हो गए, और ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर तो बता रखा है यहाँ तो समान है, लेकिन इधर समान है, दाएं और बाएं दोनों तरफ समान होना चाहिए, तो ये एक संतुलित समीकरण नहीं है। ठीक है, जबकि हम यहाँ देखेंगे तो इस समीकरण में हम देखते तो यहाँ पर कितने हैं, जिंक के कितने हैं, जिंक के 1 है, तो इधर भी जिंक का कितना 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2 है। सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने हैं, एसओ के 4 है, तो यहाँ पर भी एसओ के 4 है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हो, तो ये एक संतुलित समीकरण है। देखो ऐसे निकालेगी आप, इस तरह से निकालना है। JNK में 1 परमाणु, तो परमाणु की संख्या निकालना हमने पिछले पार्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तभी तो मैं कहती हूँ कि पिछला पार्ट अगले पार्ट से लिंक करता हुआ होता है, तो पिछले पार्ट को भी आपको देखना है। तो जिंक का 1 परमाणु है ना, हाइड्रोजन के कितने परमाणु दे रखे हैं, 2 परमाणु, और सल्फ्यूरिक एसिड के कितने दे रखे हैं, ये 4 परमाणु। अब यही संख्या यहाँ पर निकल के आएगी। ठीक है, ये जिंक के 1 परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन के ये 2 परमाणु है हाइड्रोजन के, और सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने हैं, एसओ, तो इसके 4 परमाणु हैं, दोनों में समान संख्या है, तो ये परमाणु क्या है, समान है, तो दोनों में आपस में दाएं और बाएं परमाणु समान है, इसके लिए इसकी वजह से वो संतुलित समीकरण कहलाता है। तो ये दोनों और अभिकारकों में मौजूद परमाणु की संख्या उत्पाद में मौजूद परमाणु संख्या के बराबर होनी चाहिए। आइए हम रासायनिक समीकरण 3 व 4 के दोनों ओर बाएं और दाएं हाथ के परमाणु की संख्या की गिनती करें। हमें लगता है कि समीकरण 3 में दाएं हाथ के परमाणु की संख्या बाएं हाथ के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं है। ये मैंने आपको करके दिखा दिया है कि दाएं हाथ की तरफ जो परमाणु की संख्या है वो बाएं हाथ की तरफ परमाणु की संख्या के बराबर नहीं है। तो यहाँ जो परमाणु की संख्या जो है वो इस परमाणु की संख्या के बराबर नहीं है, जो अभी मैंने आपको एक ही परमाणु की संख्या करके दिखाया है कि किसमें कितनी संख्या है। हालांकि समीकरण 4 में परमाणुओं की संख्या दाएं हाथ और बाएं हाथ की ओर बराबर है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें परमाणु की संख्या तीर के चिन्ह के दोनों ओर बराबर नहीं है परंतु वह रासायनिक प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं, वे कंकाल रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। तो अब ये वाला कौन सा समीकरण कहलाया, कंकाल रासायनिक समीकरण, क्योंकि दोनों ओर रासायनिक समीकरण जो है बराबर नहीं है, तो लेकिन उसमें प्रतिक्रिया तो हो ही रही है ना, परिवर्तन उसमें हो ही रहा है, तो ये कंकाल रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कंकाल रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं कि ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें परमाणु की संख्या तीर के चिन्ह के दोनों ओर बराबर नहीं है परंतु एक वह रासायनिक प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं, कंकाल रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। कंकाल रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए उपयुक्त गुणांक का प्रयोग किया जाता है। कुछ गुणांक में बदलाव होगा, कुछ गुणांक किए जाएंगे। हम निम्न अनुभाग में रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, तो हम आगे रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित होते हैं वो हम सीखेंगे। तो अब देखो यहाँ पर भी Mg2 होना चाहिए, तो इसके लिए हम कुछ सीखेंगे। तो यहाँ हम 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ते अब क्या हो गया, Mg के 2 परमाणु हो गए और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए, तो अब ये हो गए ना Mg के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, दोनों तरफ ये समीकरण संतुलित हो चुका है। तो हम कुछ गुणांक को, यहाँ 2 गुणांक हमने जोड़ दिया है, तो कुछ गुणांक को हम जोड़ेंगे, कुछ संख्या को हम जोड़ कर देखेंगे, तो इससे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, ये हम आगे देखेंगे। तो ये हिट और ट्राई विधि होती है। हम हिट और ट्राई यानी हम संख्या को रख के देखेंगे कि दोनों तरफ संख्याएं बराबर होनी चाहिए परमाणु की संख्या, तो ये हिट और ट्राई विधि के अंतर्गत किया जाता है। तो ये विधि आगे आएगी तो ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। अब चलो आगे देखते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हम करना सीखेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। द्रव्य न तो बनाया जा सकता, द्रव्य यानी कि जो पदार्थ है उसको नहीं तो हम बना सकते हैं और नहीं उसको नष्ट किया जा सकता है। अतः किसी भी रासायनिक क्रिया में बनने वाले उत्पाद में मौजूद तत्वों का द्रव्यमान उनमें प्रयोग होने वाले कुल अभिकारकों के तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो हमने देखा था कि कोई भी रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें जो उत्पाद बनता है रासायनिक क्रिया में, उसमें मौजूद तत्वों का जो द्रव्यमान होता है वो उसमें प्रयोग होने वाले कुल अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में किसी भी तत्व के परमाणु की संख्या क्रिया के पहले व क्रिया के अंत में समान होती है। तो हमने देखा कि कोई भी क्रिया हो रही है किसी तत्वों के बीच में, दो पदार्थों के बीच में, तो उसमें जितने परमाणु की संख्या है वो क्रिया होने के बाद में जो उत्पाद प्राप्त हुआ उसमें भी वो परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिलाया,
देखो ये मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है ना, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन बनके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ पर जो परमाणु की संख्या है, जितनी तत्वों की संख्या है, परमाणु की संख्या है, अणुओं की संख्या है, वो इस उत्पाद को बनने के बाद, अभिक्रिया हुई उत्पाद बनने के बाद, उनमें भी उतनी ही संख्या वो होनी चाहिए। तो ये तो असंतुलित है, तो हम संतुलित करेंगे। यहाँ पर देखो जिंक है, हाइड्रोजन है और सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, इनको हमने मिला रहे हैं, इनमें अभिक्रिया हो रही है ना, अभिकारक जो है ये। अब ये इससे जो उत्पाद प्राप्त हुआ, उनमें भी वही संख्या परमाणु की होगी। यहाँ पर जिंक एक है तो जिंक एक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो 4 अणुओं में है, तो इसके भी 4 परमाणु हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। यानी कि बनने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद उस पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसके अंदर परिवर्तन वो वैसे होगा, लेकिन उसमें जो अणुओं की संख्या है, परमाणु की संख्या है, वो उतनी ही होनी चाहिए परिवर्तन होने के बाद। तो दूसरे शब्दों में, किसी भी तत्व के परमाणु की संख्या क्रिया के पहले व क्रिया के अंत में समान रहती है। यदि किसी समीकरण में किसी विशेष तत्व के परमाणु की संख्या अभिकारकों की ओर उत्पाद के तत्व के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं होती, तो समीकरण को संतुलित नहीं होना कहा जाता है। तो हमने देखा कि वो देखो ये संतुलित नहीं था, ठीक है, तो ये संतुलित समीकरण नहीं है। जबकि ये संतुलित क्या है, समीकरण संतुलित है, क्योंकि इधर और इधर है ना, तो इसमें इधर और इधर दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या है, समान है। लेकिन यहाँ समान नहीं है, Mg1 है, Mg की परमाणु संख्या 1 है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ पर वो समान नहीं है। हम उपरोक्त 2 समीकरण 3 व 4 पर पुनः विचार करेंगे, अर्थात Mg प्लस O2। अब इसका यह विक्रिया इसमें हुई, उत्पाद क्या बना, MgO। इस पर जिंक है और हाइड्रोजन है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, यानी कि Zn प्लस H2SO4। इसमें अभिक्रिया होने के बाद में ZnSO4 प्लस H2 प्राप्त होता है। ऊपर दिए गए उल्लेख के अनुसार इनमें से कौन सा समीकरण संतुलित है, तो हमने देखा कि इसमें से ये वाला जो समीकरण है वो संतुलित है, क्योंकि दोनों तरफ ही परमाणु की संख्या क्या है, समान है। यहाँ पे जिंक का परमाणु की समीकरण हम निकाल चुके हैं पहले भी, 1 है, हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना है, ये 4 है, ठीक है, ये 4 हो गए है ना। अब इधर हम देखेंगे तो यहाँ भी, इसमें भी क्या हुआ, जिंक का 1 हो गया, और सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना है, सल्फ्यूरिक अम्ल का भी यहाँ पर कितना है, ये 4 है, तो ये 4 इसमें परमाणु हो गए, ठीक है। इसके बाद में हाइड्रोजन के भी कितने हैं, यहाँ पर 2 है, तो दोनों तरफ क्या है, समान समान दे रखा है, दोनों तरफ ही समान है। तो ये हो गया इसका संतुलित समीकरण। जबकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला समीकरण जो है वो संतुलित नहीं है, ये संतुलित समीकरण नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला समीकरण संतुलित नहीं है, तो इसलिए हम संतुलित नहीं होना कहेंगे। तो हम देखेंगे ऊपर दिए गए उल्लेख के अनुसार उनमें से कौन सा समीकरण संतुलित है। ये काफ़ी स्पष्ट है कि समीकरण 4 संतुलित है, क्योंकि जिंक, हाइड्रोजन व सल्फर के परमाणु की संख्या समीकरण के दोनों ओर बराबर है, इसीलिए समीकरण 4 को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा गया है। अब समीकरण 3 के बारे में क्या, हम सरल निरीक्षण से पता लगा सकते हैं कि मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या तीर के बाईं व अभिकारक की ओर, तीर के दाएं व उत्पाद की ओर मैग्नीशियम के परमाणु संख्या के बराबर है। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या तो क्या है, बराबर है। यहाँ देखो इस वाले समीकरण में देखो Mg कितना है, 1 है, और यहाँ पर भी Mg कितना है, 1 है ना। मैग्नीशियम जो है 1 है, मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या इधर भी क्या है, बाईं ओर भी 1 है, तो ये दाईं ओर भी कितनी, 1 है। लेकिन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या समान नहीं है, बाईं ओर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, लेकिन दाईं ओर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी, 1 है। तो ये संतुलित नहीं है, समान नहीं है। हालांकि तीर के बाईं ओर हाथ की ओर, हालांकि तीर के बाएं हाथ की ओर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है, O2, परंतु दाएं हाथ की ओर ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है जो MgO के साथ में है। उत्पाद की ओर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बराबर करने के लिए हम 2MgO लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, उत्पाद की ओर परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2MgO। देखो उसी सूत्र को दोबारा नीचे उतारा गया, यहाँ पर 2Mg2 लिखेंगे, ठीक है, 2MgO इस तरह से लिखेंगे। जैसा हम जानते हैं कि दो तत्व हमेशा द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं, कि दो तत्व द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में संयोजन करेंगे तब जाके वो नया पदार्थ उत्पादन होगा। ये स्थिर अनुपात का नियम कहता है। अतः यौगिक का सूत्र नहीं बदला जा सकता, इसलिए उपयुक्त गुणांक बदलकर हम रासायनिक समीकरण का संतुलन करते हैं। दाहिने हाथ की ओर ऑक्सीजन के 2 परमाणु लिखने के बाद समीकरण बन जाता है। तो हम दाहिने हाथ की ओर ऑक्सीजन क्या लिखेंगे, 2 परमाणु हम लिखेंगे। तो दाएं हाथ की तरफ हमने ऑक्सीजन कितने लिखे, 2 परमाणु। इसके लिए हमने क्या लिखा, 2 लिखा, तो 2 लिखते क्या, तो
Mg के कितने हो गए, 2 परमाणु हो गए, और ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, 2 परमाणु हो गए। लेकिन अब बाएं हाथ की तरफ भी तो संतुलित करना है ना, यहाँ पे भी संतुलित होना चाहिए, तब जाके इसका परिणाम ऐसे निकलेगा। उपरोक्त समीकरण में बाएं हाथ की ओर मैग्नीशियम के 1 परमाणु की कमी है। संख्या का संतुलन करने के लिए हम मैग्नीशियम से पहले तो 2 लिखते हैं और समीकरण बन जाता है, तो इसलिए हमें यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर संतुलित होगा। ठीक है, तो अब लिखा है आगे, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, तो ये संतुलित बन गया। अब ये समीकरण संतुलित हो गया, तो Mg 2Mg + O2, इसका तीर का ये अभिकारक हो गए और ये उत्पाद किया 2MgO। अब ये दोनों तरफ के संतुलित हो गए समीकरण, यानी Mg भी यहाँ पर कितनी है, 2 है, ऑक्सीजन भी कितनी है, 2 है, यहाँ पर भी Mg 2 है और ऑक्सीजन भी कितनी हो गई, 2 हो गई। 2 कैसे हुई, ये देखो यहाँ पर 2 है, तो ये 2 इन दोनों के अंदर ही वो अणुओं की परमाणु की संख्या को दर्शा रहा है। अब तीर के दोनों ओर मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या के बराबर है और रासायनिक समीकरण को संतुलित होना कहा जाता है। एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इस विधि को अनुमान से कहा जाता है। तो ये अनुमान से हम लगाते हैं, अनुमान कर करके हम इसको कर करके देखते हैं कि कहाँ पर हम कौन सी ऐसी संख्या रखें कि दोनों तरफ उत्पाद और अभिकारक के अंदर जो है वो परमाणु की संख्या निश्चित हो, मतलब समान हो। रासायनिक अभिक्रिया के लेखन व संतुलन के लिए एक और क्रिया पर विचार करें। जब लाल गर्म लोहा भाप के संपर्क में आता है तो हाइड्रोजन गैस व लोहे का चुंबकीय यानी Fe3O4 ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो लाल लोहा जब क्या करता है, भाप के संपर्क में आता है तो हाइड्रोजन गैस व लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। देखो ये लाल लोहा है ना, लोहे का ये सूत्र है Fe, ठीक है, ये आयरन यानी लोहा Fe। अब इसको हाइड्रोजन गैस H2O, हाइड्रोजन गैस के साथ में क्या करेंगे, संपर्क करेंगे, है ना। संपर्क करते ही क्या बनेगा, Fe3O4 + H2, तो ये हाइड्रोजन गैस अलग से निकलेगी, तो ये लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर भी क्या समीकरण संतुलन है क्या, नहीं है, समीकरण संतुलन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर Fe का 1 परमाणु है, H का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अब यहाँ हम देखेंगे ऑक्सीजन के 4 परमाणु हो गए, Fe के 3 परमाणु है और हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। ये परमाणु की संख्या नीचे लिखी गई है, तो यहाँ पे संतुलित नहीं है। उपयुक्त समीकरण की जाँच से पता चलता है कि ये समीकरण संतुलित नहीं है। हम उपरोक्त समीकरण को चरणों में संतुलित करने की कोशिश करेंगे। अब हम कुछ चरण सीखेंगे जिससे हम समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो इसको हम संतुलित करना सीखेंगे। प्रथम चरण, पहला चरण में हम क्या करेंगे कि हम प्रत्येक चिन्ह अथवा सूत्र के चारों ओर रेखा बनाकर उसे ढकते, लेकिन हमें तत्व अथवा यौगिक के सूत्र को नहीं बदलना है। जो तत्व जैसे लिखा हुआ है उसको नहीं बदलना है, क्योंकि यौगिक का गठन निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार होता है। यानी जो तत्व लिखे हुए, जो यौगिक जितने उसमें लिखे गए उसको उसमें नहीं बदलना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि इनकी एक निश्चित मात्रा होती है, उसी निश्चित मात्रा में मिलकर ही वो पदार्थ बनता है। द्वितीय चरण संतुलित, तो इस तरह से हमने इसको लिखा, दूर दूर थोड़ा हमने लिख दिया, ठीक है। जो सूत्र ऊपर लिखा हुआ था ये देखो, है ना, Fe + H2O, है ना, और ये तीर का निशान, ये बायां और ये दाईं तरफ हो गया और ये बाईं तरफ हो गया, ठीक है। Fe3O4 + H2, यानी ये अभिकारक में परिवर्तन हुआ तो ये उत्पाद प्राप्त हुआ। तो इसको ऐसे कैसे लिखा है, पहले चरण में हमने थोड़ा दूर दूर इस तरह से लिखना है ताकि बीच में अगर कोई संख्या जोड़नी पड़े तो आसानी रहे। तो इसको लिखा, फिर क्या करेंगे, द्वितीय चरण में क्या करेंगे, असंतुलित समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या लिखना। तो अभी हमने परमाणु की संख्या मैंने पहले भी लिखना बताई थी, अब इनमें कितने कितने परमाणु हैं वो हम देखेंगे। तो परमाणु की संख्या अभिकारक के बाईं ओर, तो इसमें परमाणु की संख्या बाईं ओर और ये परमाणु की संख्या उत्पाद की तरफ, है ना, परमाणु की संख्या उत्पाद की ओर यानी कि दाईं ओर, ठीक है। तो ये पहले इनमें निकालेंगे। तो Fe कितना है, Fe तो 1 ही है, तो ये Fe 1, तो Fe में परमाणु की संख्या 1 है, किस तरफ, अभिकारक की तरफ, और ये उत्पाद की तरफ। और यहाँ उत्पाद की तरफ कितनी है, Fe में 3 है, तो ये 3 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है। H में परमाणु की संख्या अभिकारक की बाएं हाथ की तरफ कितनी है, 2 है, और उत्पाद की तरफ भी कितनी है, 2 है। तो देखो ये अभिकारक में इधर भी 2 है, हाइड्रोजन का H की संख्या, और इधर भी कितनी है, 2 है। आगे है ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है, अभिकारक की तरफ 1 है और उत्पाद की तरफ 4 दे रखी है। तो देखो ये उत्पाद की तरफ 4 हो गया, अभिकारक की तरफ तो 1 है, उत्पाद की तरफ कितनी है, 4 है। तो ये इस तरह से अपन को परमाणु की संख्या निकालनी है। तृतीय चरण, हमें परमाणु की अधिकतम संख्या वाले यौगिक में संतुलन शुरू करना है। तो अधिकतम संख्या किसकी है, अधिकतम संख्या ऑक्सीजन की है, O की है। तो वहीं से हमने क्या करना है, यहीं से हमें यौगिक का संतुलन करना शुरू करना है। हमें परमाणु की अधिकतम संख्या वाले यौगिक से संतुलन शुरू करना चाहिए। यह यौगिक अभिकारक या उत्पाद में से कोई भी हो सकता है। यौगिक में ऐसे तत्वों का चयन करना चाहिए जिसमें परमाणु की अधिकतम संख्या हो। इस आधार पर हम उपयुक्त समीकरण में
Fe3O4 का चयन करेंगे तो हम किसका चयन करेंगे, Fe3O4, यानी Fe3, ये Fe3 और O4 का हम चयन करेंगे। अधिकतम संख्या इन्हीं की है, देखिए ये अधिकतम संख्या इन्हीं में से है तो इनकी ही हम चयन पहले करेंगे। तो ये चयन हम करेंगे तो Fe3O4 में ऑक्सीजन तत्व में सबसे अधिक परमाणु यहाँ है। यहाँ तीर के दाहिने हाथ की ओर ऑक्सीजन में 4 परमाणु है, तो ये तीर के दाहिने हाथ की तरफ लिखा हुआ है तो ये ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, और बाएं हाथ की ओर ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु है। ऑक्सीजन परमाणु का संतुलन करने के लिए हम गुणांक यानी कि 4 को H4H2O के रूप में लिख सकते हैं। अब समीकरण बनता है तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, ऑक्सीजन की यहाँ पर देखो इधर तो 4 है, अब इधर 4 करने के लिए हम H के पास में क्या लिखेंगे, 4, तो 4 करते ये हो गए ऑक्सीजन के 4 परमाणु, ठीक है। तो इधर हम ऑक्सीजन के बाईं तरफ ऑक्सीजन परमाणु का संतुलन करने के लिए हम गुणांक 4 को H4H2O के रूप में लिख सकते हैं। ये देखो इस तरह से हम यहाँ पर, इसलिए तो यहाँ पर दूर दूर लिखा गया है कि हम यहाँ पर क्या लिखे, 4 लिखते हैं। ये 4 लिखा, नीचे भी बता रखा, चरण बता रखा है। तो अब ये कितने परमाणु हो गए, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो रहे हैं, 4 दूनी 8, ये 8 परमाणु हाइड्रोजन के हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोजन के 2 ही है। और आगे करके देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 4 लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे, वो संतुलित, ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया। तो अब ये इस तरह से जो प्राप्त होता है हमें समीकरण, ये समीकरण हमें इससे प्राप्त होगा, यानी Fe+4H2O। तो यहाँ पर Fe3 और O4, यानी कि अब ये O कितना हो गया, 4 यहाँ पर हो गया, तो ये दोनों तरफ O की संख्या कितनी हो गई है, 4 परमाणु संख्या हो गई। और H2, तो H2 को ऐसे की ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन ये आंशिक रूप से संतुलित है, पूर्ण रूप से संतुलित नहीं हुआ है, क्योंकि H भी तो 4 होना चाहिए ना फिर, तो यहाँ पर आंशिक रूप से संतुलित नहीं हुआ है। चतुर्थ चरण, यहाँ लोहे व हाइड्रोजन के परमाणु अभी भी संतुलित नहीं है, अभी भी संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु यानी कि हाइड्रोजन का जो परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए तीर के बाएं हाथ पर हाइड्रोजन के 4 गुना बना देने पर समीकरण संतुलित हो जाता है। अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के हैं, तो अब यहाँ पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, यानी कि 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गए हाइड्रोजन के, इधर 8 हो गए, ठीक है। ये हाइड्रोजन के 4, यहाँ अगर हमने यहाँ पर 4 लिखा है तो ऑक्सीजन के तो 4 खैर हो ही गए, तो यहाँ ऑक्सीजन के 4 इधर हो जाएंगे और ऑक्सीजन के 4 इधर हो जाएंगे, ठीक है। ये 4 इधर हो गए और ऑक्सीजन के 4 इधर हो गए, तो ये तो संतुलित हो गया ऑक्सीजन तो। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर अब यहाँ 4 लिखा तो कितने हो गए, 4 दूनी 8, यानी कि नीचे जो संख्या लिखी होती है परमाणु पास में जो लिखी होती है उसको गुणा करते हैं, तो 4 दूनी 8 ये गुणांक हो गए। तो अब इस यहाँ तो 2 ही है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पर भी कितना लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, 4H2। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और फिर F को संतुलित करना है, क्योंकि F यहाँ 3 है, F यहाँ 1 ही है, तो यहाँ पर भी हमें फिर 3 लिखना पड़ेगा, तो इधर फिर F3 हो जाएगा, Fe3 हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ लोहा व हाइड्रोजन के परमाणु अभी भी संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए तीर के बाएं हाथ पर हाइड्रोजन के 4 अणु बना देने पर समीकरण संतुलित हो जाता है। समीकरण अब बन जाता है। तो यहाँ पर 4 अणु हमें हाइड्रोजन के लिखने पड़ेंगे, तो हमने लिखा। अब दोबारा इसी समीकरण को दोबारा कैसे लिखा गया, Fe+4H2O और दाएं हाथ की तरफ लिखा गया Fe3, ठीक है, O4, तो ये O4 तो यहाँ पर हो ही गया था संतुलित, और 4H2 यानी 4 अणु हमने जोड़ा, आंशिक रूप से संतुलित हो चुका है। अभी आंशिक क्यों बोला गया, क्योंकि अभी ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित हो जाएगा तब पूर्ण संतुलित वो कहलाएगा। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा संतुलित करते हुए, अलग अलग परमाणुओं में संतुलित करते हुए हम चल रहे हैं। तो अब ये संतुलित हो गया, देखो अब यहाँ भी 4 हो गया, तो यहाँ भी H4H2 है, तो यहाँ पर भी 4H2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन के 4 है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हो गए, 4 ही यहाँ पर दे रखे हैं। अब 5वां चरण, आगे क्या करेंगे। अब तीनों तत्वों में केवल आयरन असंतुलित है। अब तीनों तत्वों में कौन असंतुलित है, सिर्फ ये आयरन ही असंतुलित है। लोहे का संतुलित करने के लिए हम, आयरन यानी लोहा, तो लोहे को संतुलित करने के लिए हम बाएं हाथ की ओर लोहे के 3 परमाणु लिखते हैं और समीकरण बन जाता है। अब लोहे के हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 3 परमाणु लिखना पड़ेगा बाएं हाथ की तरफ, तब दाएं हाथ की तरफ ये Fe3 अपना आप ही हो जाएगा। यानी यहाँ 3 है तो यहाँ पर नीचे 3 लिख दिया, ये तीनों बराबर है, यानी कि ये और ये क्या है, बराबर है। चाहे इधर लिखो चाहे नीचे लिखो, ये बराबर संख्या में गिने जाते हैं। तो इस तरह से अब ये क्या हो गया, अब संतुलित हो गया। अंत में तीर के दोनों ओर सभी 3 तत्वों के परमाणु की संख्या गिनने में पता चलता है कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आयरन की संख्या तीर के दोनों ओर बराबर है और संतुलित समीकरण के रूप में प्राप्त होती है। तो अब ये संतुलित समीकरण हमें प्राप्त हो गया है, ठीक है। संतुलित समीकरण हमें प्राप्त हुआ 3Fe+4H2O 4H2O, तीर का निशान इधर दाएं हाथ की तरफ, Fe3O4+4H2। तो आप इस वीडियो को जो है 360 पिक्सल में देखिएगा क्वालिटी में, तो आपको और अच्छे से साफ दिखेगा। और इसकी आपको PDF चाहिए
जो मैंने हाईलाइट किया है, इससे संबंधित पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जानवी एजुकेशन हब के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो वो आप सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम पर, आपको मैं ये पीडीएफ वहाँ पर डाल दूँगी। क्योंकि कुछ बच्चों के पास बुक टाइम से नहीं आ पाती है तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखिए और वो पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा, तो वो आप वहाँ से पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यही इसी चैप्टर की यही जो पेजेस है उनकी पीडीएफ में वहाँ डालूँगी, तो आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी। चलो आगे देखते हैं। अगर आपके पास बुक है तो पीडीएफ डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आप बुक में ऐसे कैसे जो मैंने हाईलाइट कर रखा है या मैं जो समझा रही हूँ उसको बुक निकाल के पढ़ते जाइए। अब रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक कैसे बनाएं? संतुलित समीकरण में देखो और अधिक सूचनात्मक कैसे बनाएं, तो संतुलित समीकरण में हमने देखा कि 3Fe + 4H2O, इसको अगर हम दाईं ओर लिखते हैं तो Fe3O4 + 4H2 है ना। तो हमें अभिकारकों उत्पादों की भौतिक यानी कि वे ठोस, तरल या गैस अवस्था की जानकारी नहीं है। अब हमें ये नहीं पता है कि ये ठोस है, तरल है, गैस की अवस्था में, कौन सी अवस्था में, ये हमें पता नहीं है। तो इसको बताने के लिए हम उससे संबंधित कुछ सिंबल लगा देंगे इनके साथ में, है ना। ठोस के लिए हम सॉलिड यानी एस का प्रयोग करेंगे, एस यानी कि सॉलिड, तो एस का प्रयोग करेंगे। तरल पदार्थ के लिए लिक्विड यानी हम एल का प्रयोग करेंगे। वे गैस के लिए हम गैस यानी जी का प्रयोग करेंगे। तो इनके साथ हम जो भी है वो जिस भी अवस्था में है, चाहे ठोस में है, गैस में है, तरल में है, तो अब ये गैस के अंदर हाइड्रोजन गैस में होता है तो हम जी लगा देंगे, ठीक है। तो जो जिस अवस्था में उसके साथ हम ये जो इनके प्रतीक चिन्ह हम लगा देंगे। तो ठोस के लिए एस, तरल पदार्थ के लिए एल, व गैस के लिए जी का प्रयोग अभिकारकों के उत्पाद के साथ करके हम रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक कर सकते हैं। अतः उपरोक्त समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं। अधिक सूचनात्मक यानी देखो हमें इसमें परमाणु की संख्या तो पता चल ही रही है, साथ में हमें ये भी तो पता चलेंगे ये कौन सी अवस्था में है, ये सरल ठोस में है, द्रव्य में है, या फिर यानी कि तरल पदार्थ में, या फिर गैस की अवस्था में। तो ये भी हमें पता चल जाए तो हमें और भी अच्छे से इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो हम देखेंगे कि 3Fe यानी एस यानी सॉलिड के रूप में, यानी ठोस पदार्थ के रूप में, ये आयरन जो है लोहा है वो ठोस पदार्थ के रूप में है। 4H2O ये गैस के रूप में है। अब ये बना, ठीक है। इसके बाद में दाईं ओर इसके परमाणु देखें तो ये भी वही है, यानी Fe3O4 ये ठोस के रूप में है और 4H2 ये गैस के रूप में है। यहाँ H2O के साथ जी से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये क्रिया में प्रयुक्त पानी गैस अथवा भाप के रूप में है। तो H2O किसका सूत्र है? पानी का सूत्र है। तो ये पानी हमें या तो गैस के रूप में प्राप्त है या भाप के रूप में प्राप्त है। इसके अलावा अगर अभिकारक के उत्पाद को पानी के मिश्रण या विलय के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे एक्वा यानी AQ के द्वारा निरूपित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर वो पानी के विलय के रूप में, मिश्रण के रूप में है, पानी के रूप में है ना, विलय के रूप में, मिश्रण के रूप में है, तो हम पानी के रूप में किसको देखेंगे? एक्वा, यानी एक्वा का सूत्र है AQ के द्वारा हम उसको प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ देखिए CaOS + H2O लिक्विड, ठीक है, CaOH2 एक्वा यानी ये पानी के रूप में परिवर्तित हो गया। अब आगे देखते हैं। कभी कभी ताप, दाब अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक आदि जैसे स्थितियों को तीर के ऊपर या नीचे लिखकर संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए देखो उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो भी अभिकारक होते हैं उसमें और ज़्यादा क्रिया पैदा कर देते हैं, वो क्या कहलाया? उत्प्रेरक कहलाया। जैसे कि आग में घी डालने का काम करते हैं उत्प्रेरक, यानी कि अगर वो क्रिया हमें तेज करनी है, वो अभिकारक हमें अभिक्रिया हमें तेज करनी है, तो ताप है, दाब है, ये कुछ तरीके हैं, इसकी वजह से वो अभिक्रिया तेज हो जाएगी। तो ये तेज होना, अभिक्रिया को तेज करने वाले जो कारक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। वो चाहे आपकी दाब हो सकता है, ताप हो सकता है, विद्युत तरंगे हो सकती है, जो कि उस अभिक्रिया को, उस क्रिया को बहुत ज़्यादा तेज करता है। जैसे मान लो हमने कोई आग जलाई, उस आग को हमें और तेज करना है तो उसमें घी डालेंगे तो और तेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये घी क्या हुआ? अभिकारक का अभिक्रिया का घी जो है उत्प्रेरक का काम कर रहा है, यानी उस क्रिया को और ज़्यादा वो तेज कर रहा है। अब हम देखेंगे COG + 2H2 यानी गैस के रूप में, और ये CO2 यानी कार्बन ऑक्साइड भी गैस के रूप में है। जब ये दोनों मिलते हैं तो CH3OH प्राप्त होता है और ये लिक्विड के रूप में प्राप्त होता है। अगला है, अब ये ना क्लोरोफ्लोरीन जो बनेगा, है ना, ये प्रकाश संश्लेषण के साथ में जब क्रिया करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने देखा कि पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी पानी के साथ मिलकर क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश प्राप्त करके अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो 6CO2 ये किसके रूप में है? पानी के रूप में है, ठीक है। फिर है H2O, ये लिक्विड के रूप में है। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल बनेगा तो फिर सूर्य से प्रकाश प्राप्त करेंगे, ऊष्मा प्राप्त किया और क्या बना? C6H12O16 ये एक्वा
यानी कि लिक्विड के रूप में है, पानी के विलय के रूप में है, और प्लस CO2 ये गैस के रूप में है। एक रासायनिक समीकरण में संतुलन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। अब रासायनिक समीकरण में जब आप संतुलन करते हो तो उसमें क्या सुझाव आपको ध्यान में रखना है। एक रासायनिक समीकरण के संतुलन के लिए पूरी संख्या का गुणांक प्रयोग करें, आंशिक नहीं, यानी पूरी संख्या का हमें गुणांक प्रयोग करना, न कि आंशिक। आमतौर पर हम आंशिक गुणांक का प्रयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें अणुओं के भी भाग की व्याख्या हो सकती है। हमें समीकरण का एक उचित संख्या में गुणा करके एक पूरी संख्या व संतुलित समीकरण अंत में प्राप्त होते हैं। किसी भी अभिकारक व उत्पाद के सूत्र का पदांक नहीं बदलना चाहिए, यानी पाँव में जो भी लिखा हुआ है पदांक वो नहीं बदलना चाहिए। उसके पदार्थ की पहचान बदल सकती है, इससे क्या होगी, उस पदार्थ की पहचान बदल जाएगी। उदाहरण के लिए 2NO का अर्थ है नाइट्रोजन ऑक्साइड के 2 अणु। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड कितने अणु है, 2 अणु। यदि हम पदांक को दोगुना कर दें तो यह N2O4 यानी N2O4 में बदल जाता है। अगर इसमें दुगुना करें, इस हिसाब से लिखिए अगर खोल के इसको, तो N कितने हो गए, 2 हो गए, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये कितने O के कितने हो गए, ऑक्सीजन के 4 परमाणु प्राप्त हो गए। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के 2 अणु यदि हम पदांक को दोगुना कर दे तो ये N2O4 में बदल जाता है, जो कि नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का सूत्र है, जो एक पूरी तरह से अलग यौगिक है। मनमाने ढंग से अभिकारक व उत्पाद का चयन करके समीकरण के संतुलन की कोशिश न करें। एक रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है जो वास्तविक है, अतः वास्तविक अभिकारकों व उत्पादों को ही संतुलन के लिए लिया जा सकता है। यानी कि हमें अपने मन से ऐसे ही कुछ अलग उसमें संख्याओं को नहीं बढ़ा देना, नहीं उसको गुणा कर देना, वरना वो पूरी तरह से संतुलित नहीं हो पाएगा और वो उसमें पूरी तरह से उत्पाद में परिवर्तन हो जाएगा। अब एक संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। जो भी एक संतुलित रासायनिक समीकरण है उसका क्या महत्व होता है। रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिकारकों और उत्पाद का गुणांक वर्णन किया जाता है। हालांकि एक संतुलित समीकरण के द्वारा एक रासायनिक अभिकार क्रिया की परिमाणात्मक सूचना का ज्ञान होता है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण देता है, तो ये एक कौन देता है, संतुलित रासायनिक समीकरण ही देगा, है ना। अब अभिकारक में भाग लेने वाले अणुओं और परमाणु की संख्या तथा अणु और परमाणु का भार, तो ये है समीकरण के लिए हमें देखना पड़ेगा कि अभिकारक में भाग लेने वाले अणु और परमाणु की संख्या तथा अणु और परमाणु का भार, परमाणु भार इकाई AMU हमने पिछले बार में पढ़ा था। अभिक्रिया में भाग लेने वाले मोल की संख्या ग्राम या अन्य असुविधाजनक इकाई में प्रदर्शित। यदि उत्पाद व अभिकारक गैसीय अवस्था में है तो उसकी मात्रा का आपस में संबंध। तो ये हमें ध्यान रखना है, या आपको याद रखना है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व क्या क्या है, तो ये तीनों इसके महत्व है। अगला है मोल और भार संबंध। अब हम मोल और भार संबंध के बारे में जानेंगे कि मोल और भार संबंध क्या है। आइए हाइड्रोजन व नाइट्रोजन के बीच उत्प्रेरक की स्थितियों में एक रासायनिक क्रिया पर विचार करें। देखो ये थोड़ा वीडियो आपका बड़ा बनेगा क्योंकि थोड़ा सा लास्ट में बच्चा, तो मैं सोचा इसको भी पढ़ा दूँ, फिर इसके बाद में इसी पार्ट का दूसरा वीडियो आएगा, है ना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पार्ट है और समझा के पढ़ाना होता है, तो थोड़ा वीडियो जब बड़ा ही बनेगा। तो आप एक साथ इस वीडियो को ना देख पाए तो आप टुकड़े टुकड़े में वीडियो को देख सकते हो, लेकिन जब तक आप पूरा अच्छे से नहीं समझोगे, आप शॉर्ट तरीका अपनाओगे पढ़ने का, तो आप साइंस को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि एक से दूसरा लिंक करता है। तो आइए हाइड्रोजन व नाइट्रोजन के बीच उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक रासायनिक क्रिया पर विचार करें। तो N2 किस रूप में है, यानी कि नाइट्रोजन का एक अणु है जो कि गैस के रूप में है। 3H2 यानी कि हाइड्रोजन के 3 अणु हैं। ये हाइड्रोजन कितने अणु, 3 है। नाइट्रोजन का एक अणु है, हाइड्रोजन के 3 अणु है जो कि गैस के रूप में उत्प्रेरक, ठीक है। और 2NH3 ये गैस के रूप में, यानी कि 2 अणु अमोनिया। अब अमोनिया कितने अणु बन गई है, ये अमोनिया NH3, ये अमोनिया कहलाया NH3, ये अमोनिया बना थी। अमोनिया का सूत्र है, और अमोनिया कितने अणु है, 2 अणु अमोनिया के हैं। ये आगे अणुओं की संख्या लिखी हुई है, ठीक है। मान लीजिए कि हम 100 से पूरे समीकरण को गुणा करें तो हम प्राप्त करेंगे क्या, कि नाइट्रोजन जो है 1 गुणा 100 नाइट्रोजन के अणु, यानी कि 100 से गुणा करेंगे, नाइट्रोजन का अणु कितना 1, तो 1 को 100 से गुणा करेंगे, प्लस 3 अणु हाइड्रोजन के हैं तो 3 को 100 से गुणा करेंगे, बराबर 2 अणु अमोनिया के, तो अमोनिया को 100 से गुणा, यानी 2 को 100 से गुणा करेंगे। तो अणुओं को गुणा करना है 100 से, क्योंकि 100 के समीकरण को गुणा करेंगे, यानी कि इसके पूरे 100 से पूरे समीकरण को गुणा करने से हमें इस तरह से संख्या प्राप्त होगी। अब हम प्राप्त करेंगे। इसके अलावा अगर हम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के द्वारा पूरे समीकरण का गुणा करें, हमें प्राप्त होता है, देखो ये मोल की अवधारणा, ये मोल का सूत्र दे रखा है, ठीक है। तो 1 यानी 1 कौन है, नाइट्रोजन का अणु, 1 गुणा 6.022 इंटू 10 की घात 23, ये नाइट्रोजन के अणु हो गए। और इसी तरह से इसको करेंगे, यहाँ 100 की जगह हमने क्या लिखा, हमने 6.022 इंटू 10 की घात 23 ये लिखा, तो नाइट्रोजन का परमाणु होगा। इस तरह से हम इसको भी दर्शाएंगे।
क्योंकि 6 गुणा 022 गुणा 10 की घात 23 अणु किसी भी अभिकारक अथवा उत्पाद के 1 मोल के बराबर होता है। तो ये मोल की अवधारणा है, ये मोल का सूत्र है, ये मोल की अवधारणा है। तो 1 मोल के बराबर होता है, अतः हम इसमें इसे लिख सकते हैं 1 मोल नाइट्रोजन प्लस 3 मोल नाइट्रोजन, क्योंकि ये 1 मोल नाइट्रोजन हो गया और ये 3 मोल नाइट्रोजन हो गया बराबर 2 मोल अमोनिया के बराबर होता है। तो इसमें 2 मोल अमोनिया प्राप्त होता है। तो 1 मोल नाइट्रोजन प्लस 3 मोल नाइट्रोजन बराबर 2 मोल अमोनिया। मोलर द्रव्यमान को ध्यान में लेते हुए हम लिख सकते हैं। अब इसके मोलर द्रव्यमान भी हमने पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि इसका मोलर द्रव्यमान भी निकाला गया था। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का एक मोलर नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 28 ग्राम होता है, और 3 मोलर हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 6 ग्राम होता है। क्योंकि 1 मोलर नाइट्रोजन का द्रव्यमान 2 ग्राम होता है, तो 2 को 3 बार लोगे अपन, क्योंकि 3 मोलर है तो कितने हो गए 6 ग्राम हो गया है ना। तो ये 6 ग्राम हाइड्रोजन का हो गया। तो 1 मोलर हाइड्रोजन का मोल कितना होता है, 1 मोल का होता है 3.0, तो 2.0। 1 मोल कितना होगा किसका, हाइड्रोजन का 1 मोल होगा 2.0। तो 3 का कितना हुआ 2 गुणा 3 बराबर 6.0। ठीक है, तो इस तरह से मोल निकलेगा है ना। इसी प्रकार 2 मोल अमोनिया, तो 2 मोल अमोनिया में 24.0 ग्राम अमोनिया होगा, क्योंकि 1 मोल अमोनिया में 17.0 होता है, तो 2 मोल अमोनिया में 34.0 हो गया। चलो हम समीकरण 9 को फिर से चलाएं या फिर से बनाएं। तो N2G यानी गैस के रूप में है नाइट्रोजन, और 3H2 यानी 3 अणु हाइड्रोजन के हैं उत्प्रेरक, 2NH3 यानी 2 अणु अमोनिया के बने, ये गैस के रूप में हमें प्राप्त हो गए। एक अणु हाइड्रोजन प्लस 3 अणु हाइड्रोजन बराबर 2 अणु अमोनिया, यानी 28.0 ग्राम नाइट्रोजन 6.0 ग्राम हाइड्रोजन क्या बना, ये अभिप्रेरक करेंगे। अभिक्रिया करने के बाद में ये 34.0 ग्राम अमोनिया हमें प्राप्त होता है। सिर्फ एक संतुलित रासायनिक समीकरण के द्वारा ही किसी पदार्थ की खपत व उत्पाद मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती। अब है आयतन रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के में संबंध। फ्रांसीसी रासायनिक गे लुसाक ने गैसों की क्रियाओं पर प्रयोग किया और पाया कि गैसों की रासायनिक क्रिया के समय उसके अभिकारक व उत्पाद का अनुपात सरल पूर्णांक में परिसंबोधित होता है, यदि इसका अनुपात एक ही तापमान पर दाब में मापा जा सके। तो जो गैस होती है, जो एक ही तापमान अगर दाब और माप करते हैं तो हमें उसी पूर्णांक में प्राप्त होती है। गैस लुसाक की इस खोज को एक सामान्य नियम क्रियाकारी आयतनों के स्थिर अनुपात का नियम के रूप में जाना जाता है। ध्यान रहे कि निश्चित अनुपात का नियम जिसका वर्णन पहले हो चुका है वह द्रव्यमान से संबंधित है। हम निम्न उदाहरण लेते हैं। 2H2 ये गैस के रूप में है, O2 ये भी गैस के रूप में, 2H2O यानी गैस के रूप में हमें प्राप्त होता है। यानी कि 2 आयतन है ना, एक आयतन ऑक्सीजन का है, 2 आयतन हाइड्रोजन का है, ये 2 आयतन हमें पानी के प्राप्त होते हैं, H2O के प्राप्त होते हैं। 2 मोल प्लस 1 मोल यानी हाइड्रोजन के 2 मोल हो गए, ये ऑक्सीजन हो गया, और 2 मोल पानी यानी पानी हमें प्राप्त होता है। तो एवोगैड्रो के मोल अवधारणा के अनुसार ये प्राप्त होता है। तो हाइड्रोजन में होता है H2O, ठीक है, H2O। तो H2O बनेगा, तो ये हमें पानी के रूप में इसका सूत्र होता है। अगला यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन व जलवाष्प एक ही तापमान पर दाब, यानी कि यह हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और जलवाष्प एक ही ताप व दाब यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब पर है। इसी बुनियादी धारणा के अनुसार यदि हम 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन और 50 मिलीलीटर ऑक्सीजन ले तो हमें 100 मिलीलीटर जलवाष्प प्राप्त होगी, यदि सभी आयतन को एक ही तापमान व दाब पर मापा जाता है। अतः एक संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए अभिकारकों व उत्पाद के आयतन व मोल के बीच का संबंध प्राप्त होता है। यह मात्रात्मक संबंध रासायनिक गणना में बहुत ही उपयोगी है। तो ये हो गया आपके रासायनिक समीकरण के बारे में। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं जो आप पढ़िएगा और इसके आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं इसमें अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, किस किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पाठ भी आपको समझ में आ रहा होगा। हालांकि इसके थोड़े वीडियो बड़े बन रहे हैं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं और समझाना भी पड़ रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो जानवी एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिए आप, और वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।